कोई बैठा के रखा तो तुम्हारी चक्कर में, क्योंकि उन लोग में भी है ना साउंड इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। ध्वनि, ध्वनि का मतलब साउंड, ठीक है। तो देखो ध्वनि का मतलब क्या होता है, जो आवाज करता है उसको भी ध्वनि बोलते हैं। जैसे हमारा बोर्ड में आवाज आ रहा है ना, इसी को ध्वनि बोलते हैं। अभी जैसे मैं यहाँ पे बोलूंगा मानसी, तो मानसी तो ऐसे सामने खड़ी नहीं है ना, मगर वो अंदर में है, मगर सुन लेगी। तो कैसे सुन ले रही है वो? हवा के माध्यम से, क्योंकि मैं मानसी बोल रहा हूँ तो ये हवा चल रहा है ना, ये पूरे एयर है ना, तो इसी के माध्यम से सुन रही है, क्लियर। मगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ तो यहीं पे सुनना चाहिए ना उसको, वो पीछे कैसे सुन ले रही है? तो पीछे इसलिए सुन ले रही है क्योंकि ध्वनि अनुधैर्य तरंग है। ध्वनि कौन सी तरंग है? अनुधैर्य तरंग। अब अनुधैर्य तरंग का मतलब क्या होता है? ये इस टाइप की तरंगे हैं, समझ में आ रहा है? मतलब इस टाइप की फैल रही है। जैसे मैं ऐसे यहाँ पे खड़े होकर बोलूंगा सिद्धार्थ, तो सिद्धार्थ वहां बैठा मगर सुन लेगा ना। तो जैसे वो दरवाजा खोला, अपन को अभी सुनाई दिया, तो अनुधैर्य तरंग मतलब ये पूरी फैल रही है, क्लियर। अब देखो ये फैल रही है चारों तरफ, जब फैल रही है चारों तरफ सुनाई दे रहा है, तो किसके माध्यम से सुनाई दे रहा है? हवा के माध्यम से सुनाई दे रहा है। किसके माध्यम से सुनाई दे रहा है? हवा के माध्यम से सुनाई दे रहा है। ये भी क्लियर हो गया, हवा के माध्यम से सुनाई दे रहा है। आप देखो हवा के माध्यम से सुनाई दे रहा है, तो अगर हवा नहीं रहेगा तो ध्वनि सुनाई देगा? हवा नहीं रहेगा तो ध्वनि सुनाई नहीं देगा। तो उसको बोलते हैं ध्वनि निर्वात में नहीं चलती। किसमें नहीं चलती है? निर्वात। इंग्लिश में वैक्यूम बोलते हैं जिसको, निर्वात में नहीं चलती है। ये क्वेश्चन पूछता है कि ध्वनि किसमें नहीं चलती है, तो निर्वात में नहीं चलती। ध्वनि किसमें नहीं चलती है? तो निर्वात में नहीं चलती है। इंग्लिश में वैक्यूम बोलते हैं, ठीक है। मतलब हवा नहीं रहेगा तो ध्वनि सुनाई नहीं देगी। जहां भी हवा नहीं रहेगा वहां ध्वनि सुनाई नहीं देगी, खाली मुंह हिलते रहेगा, सामने वाला कुछ भी नहीं सुनेगा, क्लियर। तो ध्वनि सबसे अधिक कब सुनाई देती है? तो रात में, दिन की अपेक्षा। दिन की अपेक्षा कब सुनाई देती है? रात में। देखना, अगर मैं कोई गाना बजा रहा हूँ और साउंड का लेवल एक मैक्सिमम ऐसे फिक्स करके रखा हूँ, और उतने ही साउंड में अगर दिन में बजाऊंगा ना तो ये बस थोड़े दूर तक सुनाई देगा, मगर उतने ही साउंड में रात में बजाऊंगा तो बहुत ज्यादा दूर तक सुनाई देगा। रात में भी किसी को अपन आवाज मारते रहो ओए करके बहुत दूर तक सुनाई देगा, दिन में आवाज मारेंगे तो उतना दूर तक सुनाई नहीं देगा। तो ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में ज्यादा स्पीड चलती है, क्लियर। नमी युक्त वायु में ज्यादा सुनाई देती है। शुष्क वायु की अपेक्षा। नमी युक्त वायु में ज्यादा सुनाई देती है शुष्क वायु की अपेक्षा। नमी युक्त वायु क्या होता है? जैसे बारिश गिरा, जैसे अभी नमी युक्त है, पानी गिरा, उसके बाद फिर पानी बंद हो गया, तो फिर नमी रहता है ना उसमें। तो उसमें अगर अपन कोई भी साउंड बजा रहे हैं या किसी को भी चिल्लाएंगे वो करके बुलाएंगे, बहुत ज्यादा दूर तक सुनाई देगा, उसको बोलते हैं नमी युक्त वायु। शुष्क वायु किसको बोलते हैं? जो सूर्य के रहता है, धूप निकले रहता है, वातावरण एकदम क्लीन रहता है, उसी को बोलते हैं शुष्क वायु। उसमें उतना दूर तक सुनाई देगा क्या जितना नमी युक्त में देगा? तो नमी युक्त वायु में ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है। इसका इंक खत्म हो गया यार, इसका दूसरा बीमार कर देता। यहाँ तक समझ में आया? शुष्क वायु में ज्यादा दूर तक सुनाई देती है, नमी युक्त वायु में ज्यादा दूर तक सुनाई नहीं देती। ध्वनि की गति कितनी होती है? स्पीड शुष्क वायु में। तो शुष्क वायु में ध्वनि की स्पीड होती है 332 मीटर प्रति सेकंड। शुष्क वायु में ध्वनि की गति कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकंड। शुष्क वायु में ध्वनि की गति 332 मीटर प्रति सेकंड, क्लियर। ध्वनि की गति सबसे अधिक किस में रहती है? इस्पात में रहती है। इस्पात बोल लो या स्टील बोल लो, इसमें ध्वनि की गति सबसे अधिक रहती है, सबसे अधिक। अब कैसे पता चलेगा कि ध्वनि की गति इसमें सबसे अधिक है? देखना, बर्तन गिरता है, भयंकर आवाज करता है, पता चल रहा था कि बर्तन गिरा है। या जो सीट उठ रहता है, स्टील वाला जो रहता है, उसे पत्थर वत्थर मार दिया तो पाट से करके आवाज करता है। तो ध्वनि की गति इस्पात और स्टील में सबसे अधिक होती है। शुष्क वायु में कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकंड, क्लियर। यहाँ तक समझ में आया कि ध्वनि अनुधारी तरंग है, निर्वात में नहीं चलती। निर्वात मतलब वैक्यूम, हवा नहीं है वहाँ पे, नहीं चलेगी, क्लियर। हवा चाहिए उसको चलने के लिए। रात में ज्यादा दूर तक सुनाई देती है दिन की अपेक्षा। नमी युक्त वायु में ज्यादा सुनाई देती है शुष्क वायु की अपेक्षा। शुष्क वायु में 332 मीटर प्रति सेकंड इसकी क्या होती है? गति होती है। और स्टील और इस्पात में अधिक सुनाई देती है जल की अपेक्षा, ठीक है। जल की अपेक्षा किसमें अधिक सुनाई देती है? स्टील या इस्पात में। अगर ऐसा पूछा कि ठोस
द्रव और गैस में सबसे अधिक ध्वनि किसमें सुनाई देगी? तो ठोस में बहुत ज्यादा सुनाई देगी, ठोस में बहुत ज्यादा सुनाई देगी। जैसे ठोस से इसमें मारे तो ज्यादा सुनाई दे रही है, समझ में आ रहा है? अब ध्वनि देखो कौन कौन सी ध्वनि अपन को सुनाई देती है। एक होता है अश्रव्य तरंगे, एक होता है श्रव्य तरंगे, एक होता है प्राश्रव्य तरंगे। ठीक है, अश्रव्य तरंगे, श्रव्य तरंगे और प्राश्रव्य तरंगे, दोनों तीन प्रकार की तरंगे होती हैं। ठीक है, तीन प्रकार के वेव्स होते हैं। अश्रव्य तरंगे जो होती है ये 20 हर्ट्ज से कम होती है, 20 हर्ट्ज से कम। ध्वनि को किससे नापते हैं? हर्ट्ज में, हर्ट्ज। ठीक है, तो ये 20 हर्ट्ज से कम होती है। क्लियर? अश्रव्य तरंगे। श्रव्य तरंगे जो रहती है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है, के बीच। इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आता है तुम लोगों। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच। प्राश्रव्य तरंगे जो होती है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। सबसे इंपॉर्टेंट ध्वनि में यही है ना, ध्वनि में हालांकि पूरा इंपॉर्टेंट है मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझो। अश्रव्य तरंगे 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से कम मतलब किसी को सुनाई नहीं देती है। ये तरंगे सुनाई देती ही नहीं है, सुनाई नहीं देती है, ये किसी को सुनाई नहीं देती है। जो 20 हर्ट्ज से कम हो वो किसी को सुनाई नहीं देती। क्लियर? जो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है वो मनुष्य को सुनाई देती है, हम लोग को सुनाई देती है। ठीक है, श्रव्य तरंगे 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच रहती है, ये मनुष्य को सुनाई देती है, मतलब अपन लोग को सुनाई देती है। क्लियर? प्राश्रव्य तरंगे की जो स्पीड होती है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, ये भी हम लोग को सुनाई नहीं देती है। 20,000 हर्ट्ज से अधिक की स्पीड अपन को सुनाई नहीं देगी, ये मनुष्य को सुनाई नहीं देती है। ठीक है, अब देखो समझो, जैसे मैं हाथ हिलाया, आवाज आएगा? आवाज आया होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आवाज ना आए, आवाज आया ही होगा। पिक्चर उच्चर में नहीं दिखा था कई लोग आंख में पट्टी बांध के लड़ते हैं, आवाज समझ के मारने लग जाते हैं। ब्रूसली भी लड़ता था वैसे ही, ब्रूसली का तो रिकॉर्ड था ना आंख में पट्टी बांध के लड़ने का। तो आवाज आता है, समझ में आ रहा है, मगर हमको सुनाई नहीं देती। क्यों? क्योंकि 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि सुनाई नहीं देगी और 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि भी हमको सुनाई नहीं देगी। अब मैं ऐसे घुमाया तो हो सकता है 20 हर्ट्ज से कम हो, सुनाई तो देगा नहीं, और हो सकता है 20,000 हर्ट्ज से अधिक हो, तब पर भी सुनाई नहीं देगा। तो 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि थी करके सुनाई नहीं दी, और 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि कहाँ सुनाई देती है मालूम है अपन को? जब अपन एक्सरे करवाने जाते हैं, देखना एक्सरे मशीन में ऐसे खड़ा कराएगा डॉक्टर, ऐसे खड़े होकर बोलेगा चलो जाओ हो गया। अब वो लगता है अरे अभी तो खड़ा हुआ था, अभी हो भी गया करके। तो जो तरंगे आती है बहुत स्पीड से आती है और चले जाती है, तो अपन को सुनाई नहीं देती है। समझ में आ रहा है? उसकी स्पीड 20,000 हर्ट्ज से अधिक की स्पीड रहती है। ठीक है, प्राश्रव्य तरंगे बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स। क्लियर? अब प्राश्रव्य तरंग जो वहां पर को सुनाई नहीं देती है तो सिंपल हो गया, ये मनुष्य को सुनाई देती है और ये किसी को सुनाई नहीं देती। क्लियर? प्राश्रव्य तरंग में बहुत सारा चीज है, ये जो अपन को सुनाई नहीं देती है इसको कुछ जानवर सुन सकते हैं, जैसे कुत्ता और बिल्ली। कुत्ता, बिल्ली, ऐसे जानवर सुन सकते हैं इसको, प्राश्रव्य तरंगों को। देखना कुत्ता ना अचानक से ऐसे लेटे रहेगा, थोड़ी देर के बाद ना उठेगा करके भागने लग जाएगा भयंकर स्पीड। आपको लगता है ना अभी क्या हुआ, तो कोई तरंगे उसके पास इतनी स्पीड से गुजरती है ना जो उसको सुनाई देती है और उठ के भागने लग जाता है, मगर हम लोग को सुनाई नहीं देती है। तो अपन को लगता है अरे यार ये कहाँ ऐसी भाग रहा है करके। समझ में आ रहा है? तो कुत्ता और बिल्ली ना इस तरंगों को सुन सकते हैं, हम लोग को सुनाई नहीं देती। क्लियर? चमगादड़ जो होता है ना वो उड़ते समय ये तरंगों को उत्पन्न करता है। चमगादड़ जब रात में उड़ता है, पंख जो ऐसे करके खूब स्पीड से हिलाता है, तो उड़ते समय इन तरंगों को क्या करता है? उत्पन्न करता है। कौन? चमगादड़। चमगादड़ क्या करता है? उत्पन्न करता है। ठीक है, अभी यहाँ स्पेस नहीं इधर लिख दे रहा हूँ, प्राश्रव्य। प्राश्रव्य तरंगों का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? प्राश्रव्य तरंगों का इस्तेमाल बहुत सारे जगह पे होता है। प्राश्रव्य तरंगों का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? तो इसका होता है
प्राश्रव तरंगों का इस्तेमाल चिकित्सा विभाग में कहाँ होता है? चिकित्सा विभाग में, क्लियर। और होता है इसका दूध से हानिकारक जीवाणु मारने में, दूध में जो हानिकारक जीवाणु होते हैं ना, उसको मारने का काम कौन करता है? प्राश्रव तरंग है। मारने का काम कौन करता है? प्राश्रव तरंग है, क्लियर। संकेत भेजने में, संकेत भेजने में मतलब जैसे नाव, बड़ी बड़ी नाव जाती है तो संकेत भेजते हैं ना कि भैया हम लोग इस दिशा से जा रहे हैं, इधर से गुजर रहे हैं। अब समुद्र महासागर है जो वहां कैसे दिशा का पता चलेगा? तो संकेत भेजने का काम करते हैं प्राश्रव तरंग द्वारा, क्लियर। समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने में, अब समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने में, ठीक है, अब कैसे पता लगाया जाता है? तो देखो समुद्र में कोई वस्तु डूब गई है तो सोनार द्वारा लगाया जाता है। किसके द्वारा लगाया जाता है? सोनार। सोनार एक सिस्टम होता है जिसको ऐसे डुबाया जाता है और पता लगाया जाता है कि वस्तु कहाँ पे डूबी है, क्लियर। मगर वो वस्तु कितनी गहराई में डूबी है तो क्या करते हैं, जैसे सोनार सिस्टम है, इसमें प्राश्रव तरंगों को भेजते हैं। प्राश्रव तरंग जैसे जाती है वस्तु से टकरा के जितनी स्पीड से आती है उस हिसाब से अंदाजा लगाते हैं कि वस्तु इतनी गहराई में डूबी है। समझ में आ रहा है? वस्तु इतनी गहराई में डूबी है, जितने स्पीड से टकराएगी और जितने स्पीड से बाहर आएगी उस हिसाब से अंदाजा लगाया जाता है कि वस्तु इतनी गहराई में डूबी है, क्लियर। कारखानों में कारखानों के चिमनी में, कारखानों के चिमनी साफ करने में भी इस्तेमाल किया जाता है। चिमनी में कालिख लग जाता है ना, कालिख साफ करने में चिमनी में कालिख लगता है कि नहीं? अरे धुआं निकलेगा तो कालिख लगेगा ना भाई चिमनी में, उसको साफ करने में भी प्राश्रव तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है, क्लियर। प्राश्रव तरंगों को सर्वप्रथम गाल्टन ने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था। क्या बजाकर उत्पन्न किया था? सीटी बजाकर उत्पन्न किया था प्राश्रव तरंगों को, क्लियर। समझ में आया प्राश्रव तरंग? अब देखो आवृत्ति तारत्व बोल लो इसी को, ठीक है। आवृत्ति को इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी, तारत्व को पिच, ठीक। आवृत्ति को इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी, तारत्व को पिच। आवृत्ति बोल लो या तारत्व बोल लो, अधिक रहने पे आवाज क्या होती है? पतली होती है। अधिक रहने पे आवाज क्या होती है? पतली होती है। और कम रहने पर, ये क्वेश्चन पूछता है, कम रहने पर आवाज मोटी होती है। आवाज क्या होती है? मोटी होती है। अब इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछता है, महिलाओं की आवाज पतली और पुरुषों की आवाज मोटी क्यों होती है? महिलाओं की आवाज पतली और पुरुषों की आवाज मोटी क्यों होती है? अब इसमें ऑप्शन देगा, आवृत्ति दे देगा या तो तारत्व देगा, दोनों में से कोई एक देगा, ठीक है। दोनों में से कोई और एक ही देगा। उसके बाद फिर आयाम दे देगा, ठीक है। इस टाइप का बहुत सारा ऑप्शन, मतलब 4 ऑप्शन दे देगा। तो अब पूछेगा औरतों की आवाज पतली और आदमी की मोटी क्यों होती है? तो आवृत्ति के कारण होता है। आवृत्ति अधिक रहेगी तो आवाज पतली, आवृत्ति कम रहेगी तो आवाज मोटी। पुरुषों की आवृत्ति कम होती है करके हम लोग मोटा भैंस टाइप का बोलते हैं, भैं। औरतें और बच्चों की आवाज पतली होती है। जो बच्चे होते हैं और जो औरतें होते हैं उनकी आवाज क्या होती है? पतली होती है, क्योंकि आवृत्ति का फर्क रहता है, क्लियर। अब साउंड में देखो प्रतिध्वनि, रिफ्लेक्स साउंड, प्रतिध्वनि, रिफ्लेक्स साउंड, ठीक है। प्रतिध्वनि क्या होता है? प्रतिध्वनि मतलब अपन जैसे कहीं खड़े हैं और चिल्लाए, ओए, आवाज आ रहा, ओए 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 ओए, ये प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और प्रावर्तक, साइंस की भाषा में श्रोता और प्रावर्तक, श्रोता और प्रावर्तक के बीच 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। कितनी दूरी होनी चाहिए? 17 मीटर की दूरी नहीं होनी चाहिए। मतलब श्रोता बोलने से और प्रावर्तक, मतलब श्रोता बोलने से मैं, प्रावर्तक मतलब जहां से टकरा के आता है, ठीक है। साइंस की भाषा में अगर ऐसे लिखे रहेगा श्रोता और प्रावर्तक, आदमी बोलेगा ये क्या है?
तो श्रोता बोलने से मैं प्रवर्तक जहाँ से टकरा के आएगा, हम दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए, तब मैं चिल्लाऊंगा ओए तो उधर से आवाज आएगा ओए ओए ओए। देखते हो ना कई बार पिक्चर विक्चर में दिखाता है, रियल में तो अपन लोग ऐसा कभी पहाड़ पे जाके चिल्लाए ही नहीं है, मौका ही नहीं मिला, पैसे ही नहीं है मतलब। ठीक है, ध्वनि का प्रभाव कान पर कितने देर तक रहता है, 1/10 सेकंड तक रहता है। कान पे कितने देर तक रहता है, 1/10 सेकंड तक रहता है ध्वनि का प्रभाव। ठीक है, क्लियर। अब ध्वनि में ना बहुत सारा चीज है इसमें, तो जो मतलब बेसिक चीज है वो यही है। ठीक है, और इसमें ध्वनि में व्यक्तिकरण है, आयाम है, विवर्तन है। ध्वनि में बहुत सारी चीज आता है, व्यक्तिकरण है, आयाम है, विवर्तन है, ठीक है, अपवर्तन है। और ध्वनि का मेन वैज्ञानिक कौन था इसका, डॉपलर। ध्वनि के बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछा और अगर ऐसा बोला कि किस वैज्ञानिक ने दिया है, अब इसमें चार्ल्स दे दे, बॉरोनी दे दे, तो कौन है, डॉपलर। कौन है, डॉपलर। ध्वनि के बारे में कौन बोला था, डॉपलर ने। मेन वैज्ञानिक यही है इसका, तो लिख लो ध्वनि का।